गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जनरल अवेयरनेस मतलब जीएस का टॉपिक शुरू करेंगे, जनरल स्टडीज का। ठीक है। जनरल स्टडीज हर एग्जाम में हमारे काम आती है, चाहे हम यूपीएससी दे रहे हैं, चाहे हम किसी स्टेट का पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, पंजाब का या किसी भी स्टेट का पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं। उसके अलावा एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें भी हमारे पास हमें जनरल अवेयरनेस जीके, जिसे जनरल नॉलेज भी कहते हैं, ठीक है ना, वो हमारे काम आती है। ठीक है। इसके अलावा हम किसी बैंकिंग का एग्जाम या कोई भी एग्जाम ऐसा दे रहे हैं तो हमारे पर हमें जो जनरल अवेयरनेस है वो हर जगह काम आती है। ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में हम आज एक फर्स्ट मॉड्यूल शुरू करेंगे, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, इसमें हम लोग पॉलिटी, जो हमारी पॉलिटिक्स है उसके बारे में सब कुछ कवर करेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, और उसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, अमेंडमेंट्स हुई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है, पावर्स किसकी हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हर चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का भी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है ना, कुछ टाइम का जो हमारे एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले हम जनरल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे इसमें। ठीक है। इंडियन पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का, पूरे विश्व में। लेकिन रिटन यहाँ पे वर्ड मैंने जो यूज किया है वो क्यों? ऑब्वियसली अब कोई कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके कहीं लिखती में तो होगा कुछ ना कुछ। ठीक है ना, जो इंडिया में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट भी है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश के सारे वर्ल्ड के सारे देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन हो। कुछ देश ऐसे हैं, जैसे यूके ऐसा देश है एक, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में नहीं है, वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। और एक नॉलेज की बात हो रहा है इसमें कि जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड जो आज की डेट में है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया था 24 जुलाई 1947 को। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था, जो हमारा तिरंगा है। इसकी रेशियो क्या है? 3:4, मतलब लेंथ इज टू ब्रेथ जो है वो 3:2 की इसकी रेशियो रहेगी। ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सॉरी, जो नेशनल फ्लैग है हमारा, उसके जो बीच में एक राउंड है, एक सर्कल है, ठीक है, उसके बीच में कुछ डंडे हैं जिसको स्पोक्स कहते हैं हम। वो टोटल कितने स्पोक्स हैं? 24। ये भी कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि ये स्पोक्स जो है नेशनल फ्लैग में वो कितने हैं। 24 स्पोक्स हैं ये। नेशनल एंथम जन गण मन, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, ठीक है, नेशनल एंथम जन गण मन, ये कंपोज किसने किया था? हम सब जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये कई बार एग्जाम्स में है और ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन आजकल एग्जाम में क्या पूछते हैं कि ये ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो ये ओरिजिनली बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसके वर्ड्स क्या थे? भारोतो भाग्यो विधाता। ठीक है। ये बंगाली में लिखा गया था और इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। और ये इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद जो ये राष्ट्रगान है, ये पहली बार कब गाया गया था? ये कलकत्ता के आईएनसी सेशन में। आईएनसी क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस। आजादी से पहले कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी थी, ठीक है ना, जिसके सेशन हुआ करते थे हर साल देश के अलग अलग इलाकों में। तो कलकत्ता सेशन जो हुआ था 1911 में, वहां पे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है और इसको कंपोज किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये कौन सी लैंग्वेज में कंपोज किया था? संस्कृत। संस्कृत जो लैंग्वेज है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। ये पिक्चर जो आपके सामने आ रही है, ये पिक्चर है हमारे नेशनल एम्बलम की। ठीक है। ये जो 3 शेर आपको दिख रहे हैं, एक्चुअली ये 3 नहीं है, ये 4 शेर है। एक शेर इसके पीछे भी है।
ठीक है। और ये नेशनल एम्बलम हमने कहाँ से बोरो किया है? अशोका पिलर जो सारनाथ में है, ठीक है, अशोका पिलर से बोरो किया है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बोरो कहाँ से किया गया है और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, ये वर्ड इसके ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो कि हमने मुंडाका उपनिषद से लिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। और जिसका मतलब क्या है? ट्रुथ अलोन ट्रिम्फ्स, ठीक है, सत्यमेव जयते। और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में मेंशन किया रखा है। उसके बाद एक जनरल नॉलेज की बात है कि फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ सेटअप हुई थी इंडिया में? मद्रास में 1687 में, ठीक है ना। मद्रास में इंडिया की जो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो मद्रास में सेटअप की गई थी। उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस के बारे में हम कुछ पढ़ लेंगे अभी। यहाँ पे एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। एक्ट तो कहीं आए थे उस समय, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वॉरेन हेस्टिंग जो कि उस समय के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल कोई पोस्ट नहीं होती थी, ओनली गवर्नर ऑफ बंगाल एक पोस्ट होती थी, ठीक है ना, जो कि वॉरेन हेस्टिंग ही थे। तो उस समय 1773 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बने वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और उन्होंने अपने टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट भी सेटअप की थी फोर्ट फोर्ट विलियम में, कलकत्ता में है ये, 1774 में, ठीक है। और इन्होंने डीसी ऑफिस जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ऑफिस आज की डेट में भी हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, वो जो प्रथा है वो वॉरेन हेस्टिंग ने ही शुरू की थी। चार्टर्ड एक्ट 1833, ये नेक्स्ट एक्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट कर दी गई है, ठीक है। विलियम बेंटिक जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू एन एंड एज कमर्शियल बॉडी। क्या मतलब हुआ कि इस साल जब ये एक्ट आया उस समय भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उस समय तक एक कमर्शियल बॉडी एक्ट के लिए एज अ कमर्शियल बॉडी काम कर रही थी, लेकिन इस एक्ट के बाद वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एज अ कमर्शियल बॉडी काम खत्म करके एक अपनी पावर यहाँ पे सेटअप करी थी, मिलिट्री और सिविल, ठीक है ना, जिसकी पावर जो है सारी की सारी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में दी गई थी। विलियम बेंटिक के हाथ में पावर आई थी, सारी की सारी सिविल भी और मिलिट्री भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 में ये नया एक्ट आया था। 1858 में एक्चुअली रेवोल्यूशंस काफी हुए थे, ठीक है, जिस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे खत्म हो गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी। और सारी की सारी जो पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। आपको याद होगा कि मंगल पांडे की भी जो फांसी हुई थी वो इसी टेन्योर में हुई थी। और उसके बाद देश भर में कई जगहों पे क्रांति हुई थी, जिस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करके सारी की सारी पावर ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। और इस ईयर से जो है ब्रिटिश ने इंडिया पे जो एक्चुअली रूल किया है वो इस टाइम के बाद शुरू किया था। डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल चेंज टू वाइसराय। 1958 में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था पहले, वो डेजिग्नेशन चेंज करके क्या कर दिया, वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया, जो डायरेक्टली रिपोर्ट किसको करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है, एक पोस्ट थी, एक तरह से एक मिनिस्टर कह सकते हैं हम, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट में बैठता है ब्रिटेन में। जो इंडिया का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वाइसराय डायरेक्टली उसको रिपोर्ट करता था, ठीक है। और फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, 1909 में एक एक्ट आया था जिसका नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था, ठीक है। मॉर्ले मिंटो क्या है, ये दो लोगों के नाम है। मॉर्ले, लॉर्ड मॉर्ले जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, जो इंग्लैंड में ब्रिटेन में बैठा है, ठीक है ना,
जिसको यहाँ का जो वाइसराय है, जो उस समय थे मिंटो, लॉर्ड मिंटो, वाइसराय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब इंडिया में जो बैठा है वो वाइसराय है, और जो ब्रिटेन में बैठ के उसकी रिपोर्ट ले रहा है वाइसराय से, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ठीक है, उसके बाद इस एक्ट में एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, इसका क्या मतलब हुआ, इसमें एक्ट में एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई थी कि जो मुस्लिम्स है, मतलब कम्युनिटीज जो है, अलग अलग जो रिलीजन्स हैं, वो उनका इलेक्शंस अलग अलग होंगे, उनके कैंडिडेट्स भी अलग अलग खड़े होंगे, और उनके इलेक्शंस सेपरेटली होंगे। मुस्लिम्स मुस्लिम को ही वोट करेगा, हिंदू हिंदू को वोट करेगा। ठीक है, और ये चीज मुस्लिम ने अडॉप्ट की थी उस समय। ठीक है, तो ये चीज भी एक ठीक नहीं थी जो उस समय इंट्रोड्यूस हुई थी, और इसका विरोध किया गया था। लॉर्ड मिंटो को हम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं। इंडिया एक्ट 1919, इसको हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, और ये भी दो लोगों के नाम है। लॉर्ड मॉन्टेग जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्रिटेन में बैठे हैं, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो वाइसराय ऑफ इंडिया है। और इस एक्ट में एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी जिसका नाम था ड्यूल गवर्नेंस, जिसको हम डायरेक्टली भी कहते हैं। ड्यूल गवर्नेंस में क्या होता है कि प्रोविंस जो है, जो स्टेट है, उसकी गवर्नमेंट अलग होगी और सेंटर की गवर्नमेंट अलग होगी, जो आज की डेट में भी हमारे इंडिया में फॉलो किया जा रहा है। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है और स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है। और इस एक्ट में एक नई चीज और इंट्रोड्यूस की गई थी जिसका नाम था बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म क्या है? बाइकैमरलिज्म जो हमारे स्टेट है, जैसे एक स्टेट जैसे सेंटर है हमारा, उसमें लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, दो पार्लियामेंट हाउस है। सिमिलरली कुछ स्टेट्स भी ऐसी हैं आज की डेट में भी इंडिया में, जिसमें दो पार्लियामेंट हाउस, दो लेजिस्लेटिव असेंबलीज कह सकते हैं, वो आज की डेट में भी फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो उस समय 1919 में पहली बार बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय की स्टेट्स तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज की डेट में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट्स हैं इंडिया में जिसमें बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया हुआ है। वो स्टेट्स आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर दीजिए। आज की डेट में एक उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। सेकेंडली बिहार, बिहार में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। थर्ड कर्नाटका, फोर्थ महाराष्ट्र, फिफ्थ आंध्र प्रदेश, एंड सिक्स्थ तेलंगाना। तेलंगाना एक नई है स्टेट बनी है जिसमें दोनों लेजिस्लेटिव असेंबली भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तेलंगाना से पहले भी 6 ही थी, ठीक है ना। उससे पहले जम्मू कश्मीर, अब वो यूटी बन गई है बाइफरकेट होने के बाद, लेकिन उससे पहले जब 370 एक्ट जो आर्टिकल था उसको वो पावर में था, अबॉलिश नहीं किया गया था, उस समय जम्मू कश्मीर जब स्टेट था तो वहां पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। लेकिन अब जबकि वो यूटी बन चुका है, स्टेट नहीं रह गया, तो वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पावर्स डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस बाय 3 लिस्ट। ये 3 लिस्ट उस समय इंट्रोड्यूस की गई थी 1935 के एक्ट में, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और आपको बता दूं मैं कि आज की डेट में भी ये लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेजेंट है। इनका नाम बदल गया, फेडरल लिस्ट को हम लोग सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, प्रोविंशियल लिस्ट को हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, और कंकरेंट लिस्ट का नाम एज इट इज आज की डेट में भी सेम है। ठीक है, और इसमें होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फेडरल लिस्ट में क्या होता है, जो आज की डेट में जिसको हम सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, उसमें वो लॉज होते हैं जो जिसके वो नाम है जिसके ऊपर सिर्फ सेंटर ही एम्पावर्ड है लॉ बनाने के लिए। स्टेट लिस्ट में वही सब्जेक्ट्स हैं, वही नाम है जिसके ऊपर स्टेट कोई भी लॉ अमेंड कर सकता है या नया बना सकता है। कंकरेंट लिस्ट में दोनों फॉल करते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी, दोनों लॉज बना सकते हैं, दोनों लॉज अमेंड कर सकते हैं। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में अगर मान लो स्टेट और सेंटर का किसी
टॉपिक के ऊपर बात उनकी सहमति नहीं हो रही तो जो सेंटर की बात होगी वो मानी जाएगी, स्टेट की बात नहीं मानी जाती उस केस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सेंट्रल लिस्ट है, उसमें अब रेलवेज है, बैंकिंग है, ठीक है, डिफेंस है, ये सब जो है पावर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, ये सब इनके ऊपर जो भी लॉज बनेंगे वो सेंटर ही बनाएगा। स्टेट के पास क्या आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, पुलिस स्टेट के पास है, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, ये स्टेट के पास रहती हैं। ठीक है, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन सेक्टर आ जाएगा, एजुकेशन सेक्टर दोनों के पास है। ठीक है, ऐसे और कई सब्जेक्ट्स हैं जो कंकरेंट लिस्ट में बाकी में भी फॉल करते हैं। ठीक है, उसके बाद बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 1935 में जब ये एक्ट आया तो इंडिया में टोटल 11 प्रोविंसेस थी। ठीक है, ये पाकिस्तान को मिला के मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय 11 प्रोविंसेस थी, 11 स्टेट्स थी इंडिया में, जिसमें से 6 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें बाइकैमरलिज्म उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब 6 स्टेट में 2 गवर्नमेंट्स, 2 असेंबलीज थी उस समय। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में क्या था कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी 1947 में, तो ब्रिटेन ने एक कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा जिसको हेड किया था लॉर्ड पी लॉरेंस ने। तो उसने आके कहा था कि आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप कर लो, ठीक है, उसके बाद आपको हम इंडिपेंडेंस दे देंगे। 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अपॉइंट किया गया था, जिसके प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने, सचिदानंद सिन्हा। लेकिन ये फर्स्ट प्रेसिडेंट तो थे, लेकिन इंटरिम प्रेसिडेंट थे। इंटरिम प्रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ कि ये बिना इलेक्शंस के प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद जब इलेक्शंस हुए, वोटिंग हुई, तो उसमें फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो बने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाद में चल के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। और हमको पता होना चाहिए कि जो देश का प्रेसिडेंट होता है वो फर्स्ट सिटीजन भी होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है हमारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी एन राव। बी एन राव हमारे लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। ड्राफ्टिंग कमेटी। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप की गई 1946 में, तो उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद, जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की गई, ठीक है, जिसको चेयर किसने किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन के अलावा 6 और मेंबर्स थे जिनके नाम यहाँ मेंशन है। आपको 6 के 6 नाम याद नहीं करने हैं, ठीक है, आपको ये जो लास्ट के 2 नाम हैं ये याद करने हैं, क्योंकि ये दोनों को रिप्लेस किया गया था किसी कारण से। जो बी एल मित्तर है, इनको रिप्लेस किया था एन माधव राव ने, क्योंकि जो बी एल मित्तर है इनकी सेहत ठीक नहीं थी, ये बीमार पड़ गए थे, ठीक है, इसलिए इनको एन माधव राव ने रिप्लेस किया था। और जो कि छठे हैं हमारे डीपी खेतान, इनकी मृत्यु होने के कारण इनको रिप्लेस किया था टीटी कृष्णाचार्य ने। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बनके तैयार हो गया था। और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फाइनल सिग्नेचर्स हुए थे सभी लोगों के जो उस समय ड्राफ्टिंग कमेटी में इन्वॉल्व थे। उसके बाद फाइनली 2 दिन के बाद 26 मतलब 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे कहते हैं, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। ठीक है, तो रिपब्लिक डे कभी कभी हमें समझ नहीं आता है। इंडिपेंडेंस डे तो हम सबको पता है कि हमारे देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं हमें नहीं पता। रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लागू हुआ था, हमारे देश का संविधान हमारे देश पे लागू हुआ था। ठीक है, और एक बात और है कि ये लागू 26 जनवरी को ही क्यों किया गया था। बना तो ये 2 महीने पहले बन गया था, नवंबर में बन के तैयार हो गया था, उसी समय साइन करके इसको लागू कर सकते थे। 26 जनवरी 1950 ये डेट स्पेशली चुनी गई थी क्योंकि 1929 में
लाहौर रावी नदी जो है उसके बैंक के ऊपर फर्स्ट टाइम तिरंगा लहराया गया था आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, तो उसकी डेट जो थी वो 26 जनवरी ही थी। तो इसीलिए 26 जनवरी इसकी पर्टिकुलर डेट 26 जनवरी ही हमने सेलेक्ट की थी कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करने के लिए। उसके बाद जब देश में संविधान लागू हो गया, इलेक्शंस भी होने थे, तो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कब हुए? 1952 में। कॉन्स्टिट्यूशन बन के 1950 में तैयार हो गया और पहली अमेंडमेंट उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पहली अमेंडमेंट कब कर दी? 1951। 1951 में हमने फर्स्ट अमेंडमेंट कुछ उसमें बदलाव भी कर दिए। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपॉइंट हुई थी 1946 में, जो हमने पहले पढ़ा भी है, उसने 22 कमेटीज अपॉइंट की थी बाद में, जिसमें से एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी थी जो इम्पोर्टेंट काफी है, जो आपको मैंने पहले कवर कराई है। उसके अलावा कुछ कमेटीज और थी, टोटल 22 कमेटीज फॉर्म की गई थी। ठीक है, जिसमें से सारे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट है। एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी आपको मैं बता चुका हूँ पहले। उसके अलावा एक स्टेयरिंग कमेटी ये फॉर्म की गई थी और इसको चेयर किसने किया था? के.एम. मुंशी ने। आपको बस ये याद रखना है। उसके बाद सेकंड कमेटी रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो होगा उसके लिए एक रूल बुक एक कमेटी फॉर्म की गई। ठीक है, उसको हेड किसने किया था? चेयर किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। थर्ड, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी ट्राइबल्स। फंडामेंटल राइट जब भी ये वर्ड आ जाएगा माइनॉरिटीज का, तो इसको हेड किसने किया था? सरदार पटेल ने। और सरदार पटेल को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फर्स्ट सेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। और ये आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल का नाम है सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस, ये दिल्ली में है। और जो फर्स्ट सेशन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ये दिसंबर 9 1946 को हुआ था। ठीक है, ये डेट याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अडॉप्ट किया था उस समय उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी? 299, मतलब 299 299 लोग उसमें इन्वॉल्व थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। प्रेम्बल प्रेम्बल एक इंट्रोडक्शन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। मतलब जो प्रीफेस होता है एक बुक का, जो पहला पेज होता है वो प्रीफेस कहते हैं। प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है। ठीक है ना, ये कहीं पर क्वेश्चन आता है कि अगर प्रीफेस बुक का है तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? प्रेम्बल है। ठीक है, प्रेम्बल वाज कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने। प्रेम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, आत्मा है, ये ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। ठीक है, उसके बाद प्रेम्बल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप भी कहा गया था। ये किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रेम्बल में 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुई थी। ये इस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी 1976 में। उस समय 42nd अमेंडमेंट हुई थी और ये काफी बड़ी अमेंडमेंट थी। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन जितनी बहुत बड़ी अमेंडमेंट थी, इसमें काफी चेंजेस किए गए थे। तो उस समय प्रेम्बल में कुछ नए वर्ड्स इंक्लूड किए गए थे, जो कौन से हैं? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 नए वर्ड्स प्रेम्बल में ऐड किए गए थे। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। कल हम लोग नया चैप्टर करेंगे इंडियन पॉलिटी का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आएगी और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।